नमस्कार प्रिय छात्रों छात्राओं। आज अपन मैकियावली के संदर्भ में देखते हैं। मैकियावली एक ऐसा राजनीति विज्ञान का थिंकर है जिसके राजनीति विज्ञान को बेहद राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संदर्भ में मैकियावली एक यथार्थवादी, एक वास्तविक थिंकर है राज्य के संदर्भ में, राज्य की शक्तियों के संदर्भ में, राज्य की एकता और अखंडता के संदर्भ में, और इसी से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। तो अपन मैकियावली के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक युग की शुरुआत। मध्य युग में व्यक्ति का जीवन एक स्थिर स्थिति के साथ बंधा था। मध्ययुगीन संस्थाओं और चिंतन के पराभव के साथ पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति को इस स्थिति से उबरने का अवसर मिला। कृषिदास के रूप में जो व्यक्ति सामंती बंधनों और दायित्वों से बंधा था, उसने उन बंधनों को तोड़ डाला। ये कृषिदास का मतलब है कृषि कार्य पर काम करने वाले व्यक्ति। उसके कृषि का मालिक तो कोई और होता था और ये कुछ वेतन या मजदूरी या अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दास के रूप में इनको रखा जाता था, कृषि कार्य करवाया जाता था। आगे अपन देखते हैं सौदागर। सौदागर का मतलब व्यापारी, मर्चेंट ने यह अनुभव किया कि वह अपना व्यापार चलाने के लिए सामंती बंधनों से नहीं बंधा है और एक नया उद्यमी अस्तित्व में आ गया जो सामंती प्रतिबंधों को चुनौती दे सकता था और अपनी सूझबूझ से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता था। इस तरह प्रत्येक स्तर के मनुष्य ने व्यक्ति के रूप में अपने पृथक अस्तित्व को पहचानते हुए यह अनुभव किया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध, जिसे कॉन्टैक्ट कहा गया है, करके एक नए सामाजिक संबंध स्थापित कर सकता है। व्यक्ति का राजनीतिक जीवन पवित्र रोमन साम्राज्य के विस्तृत जाल से निकलकर राष्ट्र राज्य की छत्र छाया में आ गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार ने उसके मन में धार्मिक संगठन के प्रति विद्रोह का साहस पैदा कर दिया। अब व्यक्ति के मन में धार्मिक रूढ़ियों के प्रति पहले जैसी आस्था नहीं रही, बल्कि वह वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करने की ओर प्रेरित हुआ। यानी कि अपन देखते हैं कि उस समय मध्य युग में एक चर्च का साम्राज्य था और चर्च के प्रति बेहद समर्पित हुआ करते थे उन देशों के लोग, और एक अंधभक्त के रूप में काम करते थे। तो एक तरीके से जो वो रूढ़ियाँ थी, जो धार्मिक रूढ़ियाँ थी, उनसे वो बाहर ही नहीं निकल पाते थे। और जब अपन आधुनिक युग की चर्चा करते हैं तो जब ये विचार आया एक तरीके से, जैसे ये जो सामंती जो स्थितियाँ थी, सामंतवादी, इनसे बाहर निकलने की, एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक व्यापारी के लिए स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए, और उस व्यापारी को अपने स्वतंत्र विचार और एक नागरिक को भी अपने स्वतंत्र विचार देने के लिए, एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, या यूँ कहें अपन कि उस समय जो रोमन साम्राज्य था और जिसको पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था, उसमें इस प्रकार की बंदिशें थी जिससे ये जाल से निकल के और एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की जो हमारे सामने स्थिति उत्पन्न हुई, उसने इन धार्मिक संगठनों के प्रति विद्रोह भी किया और एक अलग स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रेरित किया और एक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़े। हालांकि उसमें उस समय राजतंत्रों की ज़्यादा भूमिका रही थी। आगे अपन देखते हैं कि जो
पहले जैसी आस्थाएं उनके में नहीं रही, और वो वैज्ञानिक तथ्यों, साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं पर विश्वास करने की ओर प्रेरित हुआ। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करने की ओर व्यक्ति प्रेरित हुआ, अर्थात वो वैज्ञानिक तथ्यों पर, तर्क वितर्क पर, और एक तरीके से क्या सही है क्या गलत है इस पर सोचने के लिए विवश हुआ। ये सबसे बड़ी एक तरीके से उस समय की एक इनकी शुरुआत थी और एक योगदान भी था। विज्ञान की उन्नति ने औद्योगिक क्रांति, एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। ये विज्ञान की मेहरबानी रही औद्योगिक क्रांति के लिए, जिससे नई सभ्यता, नई संस्कृति, एक नया समाज, एक नया सामाजिक परिवेश, एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ, और इससे एक तरीके से एक अलग ही राज्य व्यवस्था का रूप हमारे सामने आने लगा। आगे अपन देखते हैं कि आधुनिक यूरोप का जो राजनीतिक चिंतन जो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है या शुरू हुआ था, इसके विकास में पुनर्जागरण का और धर्म सुधार का विशेष हाथ रहा है। ये पुनर्जागरण और धर्म सुधार ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका इसमें योगदान रहा। अपन पुनर्जागरण के बारे में चर्चा करेंगे। उस समय यूरोप के इतिहास का वह दौर जिसमें प्राचीन आदर्शों के अनुरूप कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ, इसका आरंभ 14वीं शताब्दी के इटली में हुआ था, फ्लोरेंस नगर में, और बाद में यह अनेक रूपों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप तक, यानी यूरोप के अधिकांश देशों में इसका प्रभाव फैल गया। इसके प्रभाव से मध्ययुगीन दृष्टिकोण में युगांतरकारी परिवर्तन आ गया। अब कला और साहित्य धार्मिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रही, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गए। ये पुनर्जागरण अपन इसको कहते हैं। और धर्म सुधार, एक रिफॉर्मेशन। अब ये धर्म सुधार क्या है कि उस समय धर्म में जो घालमेल हो गया था, जो भारी तत्व उसमें घुस गए थे, उनको निकालना था। यूरोप के इतिहास में 16वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक आंदोलन, जिससे ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा का जन्म हुआ। इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक जर्मन धर्मशास्त्रवेत्ता मार्टिन लूथर ने तर्क दिया कि मोक्ष का साधन केवल आस्था और धर्म ग्रंथों का पालन है। व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि से धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर सकता है। अतः सत्य या ईश्वर के साक्षात्कार के लिए किसी पुरोहित, किसी इमाम, किसी ईसाई जो पादरी हैं, या धर्म के प्रमुख मठाधीश हैं, या चर्च की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक धर्म सुधार आंदोलन था जो इसका इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुनर्जागरण के मुख्य जो प्रतिनिधि और राष्ट्र राज्य के सिद्धांत के प्रवर्तक के नाते निकोलो मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार की एक अग्रणी नेता के रूप में आरंभिक राजनीतिक विचारकों में रखा जाता है। अपन आगे देखते हैं मैकियावेली एक मौलिक विचारक के रूप में। निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और 1527 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। ये आधुनिक युग के आरंभिक दौर का प्रसिद्ध इतालवी विचारक था। ये इटली के थे और इटली के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे, क्योंकि इटली उस समय काफ़ी दुर्दशा और गृहयुद्ध और बाहरी देशों के आक्रमण का शिकार हो रहा था। वो कई 5 भागों में विभाजित था और ये जो मैकियावेली है उसका एकीकरण करना चाहता था। उसमें एक मजबूत सरकार देखना चाहता था, जिससे कि बाहरी जो दूसरे देश थे जो इटली को बार बार आक्रमण करते थे, उनका दृढ़ता से सामना कर सके और इटली को एक सूत्र में बांध सके और उसमें एक मजबूत सरकार दे सके। तो इस संदर्भ में अपन देखते हैं कि ये जो आंदोलन जो हुए थे, या पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन, ये भी क्या है कि फ्लोरेंस से हुए थे और फ्लोरेंस में इसका जन्म हुआ था।
इटली का। तो इटली के जो प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में उस युग में जब ये पैदा हुए थे और इनका जन्म हुआ था, जब यूरोप में धार्मिक प्रभुत्व का मध्ययुगीन सिद्धांत दम तोड़ रहा था और अरस्तु का खोया हुआ दर्शन प्रकाश में आ चुका था। उसी के प्रभाव में यह अनुभव किया जा रहा था कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व आत्मनिर्भर है तथा उसे कायम रखने के लिए चर्च या किसी अन्य संस्था के संरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। कला और विविध विद्याओं के चिरसम्मत प्रतिरूपों में फिर से जो अभिरुचि पैदा हुई वह पुनर्जागरण के रूप में व्यक्त हुई। इस प्रवृत्ति का उदय होने पर धार्मिक क्षेत्र में पुराने बहुदेववादी सिद्धांतों के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था और तत्कालीन विचारकों का ध्यान अलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं से हटकर सांसारिक एवं मानवीय समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ या खिंच रहा था। अब वे स्वर्ग और नरक, जैसे अपन स्वर्ग नरक की बात करते हैं उसी तरीके से उस जमाने में नरक और स्वर्ग की बातें हुआ करती थी। तो ये नरक और स्वर्ग के जो अदृश्य मार्ग, अदृश्य था जिसके बारे में जानते ही नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कि जो लोग उस पर भटके या रास्ता भटके या भटकने को तैयार नहीं थे बल्कि अपने कदम धरती की ओर मोड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा एक तरीके से पुनर्जागरण धर्म सुधार का प्रभाव रहा और मैकियावेली के विचारों का बहुत ज़्यादा ये प्रभाव रहा। तो ये लोगों को वास्तविक ज्ञान होने लगा। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में सुदृढ़ एवं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र राज्यों, बिल्कुल सेकुलर नेशनल स्टेट्स का आविर्भाव एक तरह से उदय हुआ या उदय हो चुका था। परंतु मैकियावेली की जन्मभूमि इटली की स्थिति चिंताजनक थी। यानी कि इन देशों में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, तो धर्मनिरपेक्ष राज्यों का उदय हो गया था, लेकिन मैकियावेली उस समय भी धर्म के अधीन था और वहाँ पोप की सत्ता शक्तिशाली थी और जो चर्च के पक्ष में होता था उसी की सरकार वहाँ हुआ करती थी। तो इटली की एक दुर्दशा थी, उस समय चिंताजनक स्थिति थी। उस समय मैकियावेली ने इटली का एकीकरण करने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने विचार दिए और ये मैकियावेली के लिए एक तरीके से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज प्रिय छात्र छात्राओं, इतना ही। धन्यवाद।